तो प्रीवियस क्लास का याद है? क्या क्या पढ़े थे बताओ। वो प्रूफ दिया था, हुआ कि नहीं सॉल्व? हुआ? क्या था क्वेश्चन बताओ। 2 plus root 3 by 5. 2 प्लस Root 3 by 5. हाँ, तो वो सॉल्व हुआ। ये तुम्हारा प्रीवियस और क्वेश्चन था। सॉल्व हुआ था क्या? कैसे करेंगे बताओ। Let 2 plus root 3 by 5 be rational. हम्म 2 plus root 3 by 5 is equal to p by q. हम्म देन 2 plus root 3 by 5 whole हम्म square is equal to p square by q square. आगे देखो, वो स्क्वायर वाला टर्म ना, तुम सिर्फ अगर √2 या फिर √3 या फिर √5 पूछेगा तो ट्राई करना स्क्वायर वाला, या फिर जहाँ पे ज़रूरत पड़े। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्यों? देखो, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 2 प्लस √3 बाय 5 को पहले क्या रेशनल लेंगे ना। Assume करो. हाँ, इट मीन्स 2 प्लस √3 बाय 5 इक्वल टू हो जाएगा p बाय क्यू। ठीक है, तो क्या अभी यहाँ पे 2 प्लस √3 इक्वल टू p बाय क्यू एंड ऊपर में 5 होगा क्या? यहाँ पे डिवाइड में है 5 ना, वो उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी क्या होगा, √3 इक्वल टू 5p बाय क्यू एंड -2। ये वाला टर्म जो दोनों है क्या रेशनल है क्या? ये जो टर्म है दोनों रेशनल है कि इरेशनल है, मुझे बताओ। 5p बाय क्यू रेशनल है कि इरेशनल है? बताओ, ऐसे गैस मत करो। देखो, अगर 5 बाय क्यू अगर हमारा रेशनल हो रहा है तो 5p बाय क्यू अगर रेशनल है तो 5p बाय क्यू क्यू क्यों क्यों नहीं रेशनल होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? बस मल्टीप्लाई हुआ है ना। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास 2/3 है, ये रेशनल है कि नहीं हमारे पास? रेशनल है। तो यहाँ पे अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा? 10/3। अभी क्या होगा ये बताओ। तो इसी तरीके से हमें ये दोनों क्या होगा, रेशनल हमें लेना पड़ेगा। ये भी रेशनल है हमारा, और 2 तो वैसे भी 2/1 हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये भी हमारा रेशनल है। तो रेशनल सब्सट्रैक्ट रेशनल करने पे क्या मिलता है हमें? रेशनल ही मिलता है। इट मीन्स √3 इक्वल टू हमारा क्या मिला? रेशनल। लेकिन क्वेश्चन में गिवन रहता है क्या, √3 क्या है, इरेशनल है करके। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। इट मीन्स ये एक क्या एक्चुअल में क्या है, इरेशनल नंबर है। समझ में आया ना? ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया गया था, क्या था वो? और एक था √3 प्लस √2। हाँ वही, उसका कैसा हुआ सॉल्व बताओ। 2 plus root 3 be rational. देन उसके बाद √2 प्लस √3 इक्वल टू p बाय क्यू। देन √3 इक्वल टू क्या होगा? सॉल्व करो एक बार, सॉल्व नहीं किए थे? करो, सॉल्व करो। √2 प्लस √3 क्या प्रूव करना है हमें? इरेशनल।
प्रूव करो। कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे? √3 एंड √3 को √2 एंड √3 को पहले क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे क्या रेशनल है करके। ओके, देन क्या होगा? √2 प्लस √3 इक्वल टू हमें p/q लेना है। देन क्या करेंगे? √3 इक्वल टू p/q माइनस √2 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे देखो ये रेशनल रह रहा है ना, सॉरी इरेशनल है, तो हमें ट्राई करना है कि कैसे दोनों रेशनल हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में अभी दोनों तरफ एक एक √2 है ना, मतलब रूट का टर्म है। यहाँ पे दोनों तरफ था क्या रूट का टर्म? नहीं था। तो यहाँ पे हमें और स्क्वायरिंग का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो बताओ आगे क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और ये a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे वही सेम केस ना, a हमारा क्या है? p/q है, और b हमारा क्या है? √2 है। तो पहले क्या आता है? a स्क्वायर, इट मीन्स p²/q स्क्वायर, है कि नहीं? प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स √2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2, माइनस 2 इंटू a इंटू b, इट मीन्स क्या है? 2√2 p/q, है कि नहीं? मुझे बताओ, अभी क्लियर है क्या? अभी इन चारों हमारे पास टोटल कितना टर्म आया अभी? 1 2 3 4, है कि नहीं? चारों में से किस में हमारा इरेशनल नंबर है? चारों में से कौन से नंबर में हमारा इरेशनल नंबर है? 2√2 p/q में है कि नहीं? तो क्या करेंगे? उसको छोड़ के बाकी सबको एक जगह लिख देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे जो माइनस है, क्या इस टर्म को अगर हम दूसरे तरफ लेके आएंगे, क्या ये माइनस प्लस हो जाएगा? क्या होगा ना? समझ में आया ना? यहाँ पे माइनस है, इक्वल के दूसरी तरफ अगर लेके आएंगे, क्या ये प्लस हो जाएगा? होगा। तो अभी 2√2 p/q इक्वल टू p²/q² प्लस 2, एंड ये 3 को मैंने यहां पे था तो उसको दूसरी तरफ ले लिया। क्या होगा उसका साइन? बताओ। 3 यहाँ पे, 3 के सामने क्या है? यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस की माइनस? प्लस है। क्या इसको हम अगर दूसरे तरफ लेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ, तो वो प्लस में जाएगा कि माइनस साइन रहेगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा -3। तो फाइनल हमें कितना मिला? 2√2 p/q इक्वल टू p²/q² -1। इतना मिला क्या? बताओ। तो अभी आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? दिमाग लगाओ। आगे कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ। क्या आइडिया लेना चाहिए हमें? हमें क्या चाहिए? देखो ये वाला टर्म क्या है हमारा? रेशनल है कि इरेशनल है? और ये वाला टर्म p²/q² रेशनल है, कैसे पता चला हमें? बताओ। अगर p/q रेशनल है, उसका स्क्वायर भी तो रेशनल ही रहेगा। जैसे कि 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/9। 4/9 क्या रेशनल नंबर नहीं है क्या? है ना, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही जा रहा है कि नहीं? तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाता है? वही रेशनल रहता है। तो रेशनल है ये एक, 1 भी एक हमारा रेशनल है, और रेशनल माइनस रेशनल हमें क्या देता है? रेशनल नंबर ही देता है। लेकिन दिस साइड हमारे पास √2 है, जिसके वजह से ये टोटल टर्म ही हमारा इरेशनल बन रहा है। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, जिसकी वजह से हमारा एजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया, एंड ये क्या हो गया? इरेशनल प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। अगर नहीं लिखे तो लिख लो इसको। नहीं लिखे तो लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे।
किए थे क्या ये? समझ में आया? सॉल्व हुआ था? √2 + √3 का तो उसका ले सकते हैं। हाँ, इसमें क्या चेंजेस है? मैंने √2 को इस तरफ ले लिया है, तुम उस तरफ रख के भी ले सकते हो, वही सेम ही आएगा टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो वाला खत्म, लिख चुके हो ना? 2 + √3/5। चलो, ठीक है। देखो, एक बार रिकॉल करते हैं जो जो हमने पढ़ा था, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, फैक्टर क्या होता है बताओ सबसे पहले। जो मिलेगा हमें वो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है कि नहीं? जैसे कि अगर 12 का फैक्टर पूछेंगे तो क्या क्या होगा? 12 का फैक्टर 1 2 3 4 होगा, 6 होगा एंड खुद 12 होगा। और फैक्टर एंड गिवन नंबर के बीच का रिलेशन क्या होता है? मतलब ग्रेटर होता है कि स्मॉल होता है? स्मॉलर एंड इक्वल टू होता है। इट मीन्स अगर हमारे पास एक नंबर दे रखा है 12, इसका फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड खुद 12 है। ये सारे नंबर क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गया टोटल? ये सारे हो गए 12 का फैक्टर हो गया। तो यहां पे देखो क्या हमें नोटिस मिल रहा है कि ये सारे नंबर 12 से स्मॉलर है या फिर 12 के बराबर है। तो ऑलवेज क्या होता है? फैक्टर हमारा जो गिवन नंबर होता है उससे छोटा या फिर इक्वल होता है। ठीक है, ये तो याद था ना? देन मल्टीपल क्या होता है बताओ? मल्टीपल क्या होता है? गिवन नंबर से डिवाइड होगा, है कि नहीं? जैसे कि यहां पे अगर 12 को बोलेंगे, 12 का मल्टीपल क्या क्या होगा? खुद 12, देन 24, 36, 48, देन 60 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर को ये 12 डिवाइड कर सकता है। समझ में आया ना? ये सारे नंबर को क्या, ये हमारा क्या था? गिवन नंबर था। यहां पे ये गिवन नंबर है कि नहीं? तो यहां पे फैक्टर के केस में गिवन नंबर को हमारा बाकी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल के केस में गिवन नंबर से हम इस सब को डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे एक चीज नोटिस करो, गिवन नंबर से ये नंबर ग्रेटर है कि स्मॉलर है? ऑब्वियसली ग्रेटर है। तो हमेशा याद रखना मल्टीपल क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर होगा, और फैक्टर लेस देन इक्वल टू गिवन नंबर। ये तुम्हारा थोड़ा रिवाइज हो रहा है। देन थर्ड, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? हाँ, मीनिंग क्या है उसका? कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट छोड़ो, पहले बताओ कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल का मीनिंग। अगर मैंने बोला कि जैसे कि यहां पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो नंबर है P एंड Q। P एंड Q दो नंबर है, ठीक है? इसका
कॉमन फैक्टर आया हमारे पास R, ठीक है। तो इसका मीनिंग बताओ। हम क्वेश्चन में बोला है या फिर किसी ने पूछा तुम्हारे, तो P एंड Q हमारे दो नंबर है एंड उसका कॉमन फैक्टर है R, इसका मीनिंग क्या है मुझे बताओ। बताओ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो अगर ऐसा याद नहीं आ रहा है तो तुम बेसिक से चलो। यहां पे CF मतलब क्या है मुझे बताओ। कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर में हमारे लिए मैथमेटिक्स के यूज के लिए क्या टर्म है। फैक्टर, कॉमन तो नॉर्मल ऐसे ही यूज करते हैं ना, फैक्टर हमारा मैथमेटिक्स के हिसाब से यूज में है। फैक्टर का मतलब क्या है मुझे बताओ पहले। एक ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है। इट मींस क्या R ये गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहां पे फैक्टर नाम यहां पे जुड़ा हुआ है। अगर ये R P एंड Q का कॉमन फैक्टर R आ रहा है तो कॉमन को भूल जाओ, फैक्टर को पहले समझो। फैक्टर मतलब क्या होगा, ये R P और Q को डिवाइड कर सकता है। लेकिन कॉमन लग गया मतलब ये P और Q दोनों को डिवाइड कर सकता है। समझ में आया। यहां पे पहले फैक्टर पे जाओ। फैक्टर मतलब क्या, R P एंड Q को डिवाइड कर सकता है इंडिविजुअली। लेकिन कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, R दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। इंडिविजुअली तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये क्या दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। समझ में आया। देन आया हमारा H, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस क्या होता है, जितना भी कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है। समझ में आया। जितना भी फैक्टर है सबसे बड़ा वाला फैक्टर। लाइक अगर हम एग्जांपल लेंगे क्या, मुझे बताओ 12 एंड 6 का बताओ कितना फैक्टर आएगा। 12 का फैक्टर तो यहां पे लिखा हुआ है ना। 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 2 3 एंड 6। बताओ फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 एंड 1 सॉरी 6 भी है ना, 1 2 3 6 1 2 3 6। तो दोनों में से ये 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6 है कि नहीं। तो इन दोनों का मतलब 12 और 6 का अगर HCF निकालेंगे 6 ही आएगा। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे P और Q की जगह पे है हमारे पास 12 एंड 6, R की जगह पे है हमारे पास 6। समझ में आया ना उसका मीनिंग। मीनिंग नहीं समझोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। रट्टा मार के अभी के लिए तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारा दिमाग में क्या थोड़ा प्रेशर रहेगा एंड नर्वस, मतलब खुद भी नर्वस रहोगे, इसी वजह से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो समझो चीज़ों को। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं। यहां पे S एंड T दो नंबर है एंड इन दोनों का कॉमन मल्टीपल बोल रखा है U। इसका मीनिंग मुझे समझाओ अभी। यू एस और टी से डिवाइड U S एंड T से डिवाइड हो हो सकता है। सकता है। कॉमन मल्टीपल मतलब इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा फिर, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। चेक करते हैं चलो, जो बोले हो वो सही है क्या, ठीक है। क्वेश्चन पे जाएंगे, बस ये बेसिक थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। चलो दो नंबर बताओ, यही 12 और 6 लेते हैं, ठीक है। 12 एंड 6, चलो 12 का मल्टीपल बताओ। पहले 12 देन 60, ठीक है। यहां पे बताओ 6 का मल्टीपल, देन 12 18 24 देन ओके आओ, देन 36 42 48 और जाएगा 48 की तरह 8 में गया ना। अरे 45 कैसे हुआ तुम्हारा, 6 7 या 42, 42 बोलेगा। अच्छा अच्छा सॉरी, मैंने 45 लिख लिया है फिर। चलो उसके बाद 6 9 जा कितना 54, देन हो गया हमारा 60। तो यहाँ पे कितना है 12 देन 24 देन
36, देन 48, देन 60। तो टोटल अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो 12, 24, 36, 48 एंड 60 है। तो इनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे फिर बताओ। हमें और क्या मेथड पता है क्या ऐसे जो हम मल्टीप्लाई लेके निकालते हैं? 12 का क्या होगा पहले? 2 6 जा, 2 3 जा, एंड ऐसे तो रह जाता है। यहाँ पे तुम 3 1 जा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन 6 में क्या होता है? 2 3 एंड 3 1। चलो 12 को फिर कैसे लिख सकते हैं? 2 का कितना है? 2 स्क्वायर है, चलो इंटू 3 का पावर 1 एंड 1 का पावर 1, एंड 6 का कितना है यहाँ पे? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 1 का पावर 1। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या लेते हैं? सबसे बड़ा पावर लेते हैं। इन अगर इस तरीके से हमें निकालना है तो सबसे बड़ा पावर लेते हैं कि नहीं? चूज करते हैं ना। तो बताओ 2 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? स्क्वायर है। चलो तो एलसीएम के लिए हमने क्या लिया? 2 का स्क्वायर। 3 का बड़ा पावर 3 ही है, मतलब 1 ही है, एंड 1 का पावर 1। बताओ 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। क्या सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल निकला क्या हमारा? समझ में आया ना? ये इससे हमें क्या एक ही नंबर मिलता है ना, इसीलिए हमने ऐसे चेक किया। समझ में आया? इससे क्या टोटल हमें 5 नंबर मिला है कॉमन मल्टीपल, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है, चेक करने के लिए ये मैंने निकाला, उसके बाद इसको चूज किया। समझ में आया? तो यहां पे कॉमन मल्टीपल अगर पूछेगा तो सब होगा, लेकिन अगर एलसीएम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये 12 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिससे कि ये दोनों मतलब हाँ जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर देखेंगे तो 12/12 क्या हो जाएगा? 1, एंड 12/6 क्या हो जाएगा? 2। रिमाइंडर कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना। इट मीन्स पूरा डिवाइड हो गया। तो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को प्रॉब्लम है क्या बताओ? या तो सब कुछ लिखा हुआ है ना तुम्हारा, बस रिकॉल करना है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कुछ लिखना है कि तो लिख लो, छोटा मोटा कुछ चीज़ें लिखना है तो मतलब हम इरेज करते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था, अगर दो नंबर आपस में फैक्टर और मल्टीपल होते हैं तो उसमें क्या होता है? एचसीएफ एंड एलसीएम। बताओ, बताया था क्या? लिख लो, एब्सेंट थे लिख लो। बताओ, बाकी जो प्रेजेंट थे बताओ। दो नंबर अगर आपस में फैक्टर एंड मल्टीपल हो रहे हैं तो उसका एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है? बताया था, बताओ। नोट्स में लिखे थे, चेक करो पहले क्लास में। आज तो थर्ड क्लास है ना रियल नंबर का, पहले क्लास में देखो। दो नंबर अगर आपस में फैक्टर एंड मल्टीपल हो रहे हैं तो एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है? लिखा है? नहीं लिखे हो? देखो अगर ढूंढ नहीं मिल रहा है नोट्स में तो एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि 6 का मल्टीपल क्या है? 12 है क्या? क्या 12 का फैक्टर 6 है क्या? आपस में हो गया ना। तो दोनों का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालो अभी एक बार। 6 का मल्टीपल क्या है? 12 है, और 12 का फैक्टर क्या है? 6 है। तो अभी 6 और 12 के लिए मुझे एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल के बताओ। निकालो एक बार, और एक बार निकालो। यहां पे है लेकिन फिर भी और एक बार निकालो, या फिर चलो दूसरा कुछ निकालोगे क्या? 5 एंड 25 का निकालो। 5 एंड 25, 5 एंड 25। 5 का मल्टीपल 25 है ना, है कि नहीं? और 25 का फैक्टर 5 है क्या? है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताना। फाइव एंड 25, 5 क्या है? 25 का फैक्टर,
एंड 25 क्या है, 5 का मल्टीपल। बताओ कितना निकला HCF 5 और LCM 25। इट मीन्स अगर ऐसा कंडीशन है तो HCF क्या होता है हमारा, स्मॉलर नंबर होता है, और LCM क्या निकलेगा हमारा, ग्रेटर नंबर या फिर लार्जर वन। समझ में आया क्या? 5 और 25 का HCF 5 कैसे निकला? देखो 5 का हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ 5 का पावर 1 ही लिख सकते, उसको तो फैक्टराइज नहीं कर सकते ना 5 को, ठीक है। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर। चलो HCF मतलब क्या होता है, सबसे कम पावर ने लेना है हमें दोनों में से, सबसे कम पावर। मुझे बताओ 5 का सबसे कम पावर कौन सा है, 5 का पावर 1 है, तो इट मीन्स HCF हो गया 5। LCM में क्या होता है, सबसे हायर पावर लेना रहता है, यहाँ पे हायर पावर क्या है, 5 का पावर स्क्वायर, इट मीन्स 25। तो हमेशा याद रखना HCF इस कंडीशन अगर अप्लाई हुआ है तो HCF क्या होता है, स्मॉलर नंबर होता है, एंड LCM क्या होता है हमारा, लार्जर नंबर होता है। समझ में आया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, इफ P each factor of Q and Q each multiple of P, then what is the value of HCF and LCM? HCF क्या हो जाएगा, P एंड LCM Q। कैसे पता चला? क्योंकि यहां से देखो, यहां पे ग्रेटर और स्मॉलर नहीं बोला है, वहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसीलिए चूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, P इच फैक्टर ऑफ Q बोल रखा है ना, तो यहां पे फैक्टर कौन सा बना था, 5 फैक्टर था हमारा, तो यहां पे HCF क्या हो गया, फैक्टर ले लिया। और मल्टीपल क्या है हमारा, Q हमारा मल्टीपल है, तो LCM क्या हो रहा है, Q हो रहा है। समझ में आया? ये हो गया Q एंड ये हो जाएगा P। ठीक है, और एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर हमारे पास दो नंबर लाइक P एंड Q गिवन है, ठीक है, दो नंबर गिवन है, तो HCF ऑफ PQ इंटू LCM ऑफ PQ इक्वल टू क्या होता है, P इंटू Q होता है। याद रखना, समझ में आया? अगर P एंड Q दो नंबर गिवन है हमारे पास, इसका मीनिंग समझ रहे हो ना, HCF PQ मतलब PQ का HCF लेना है, और ये LCM ऑफ PQ बराबर में क्या आता है, P इंटू Q। 3 नंबर होगा तो ऐसा नहीं होता है, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए है, मतलब 2 नंबर्स डिफरेंट नंबर, अगर दो अलग अलग नंबर होंगे या फिर इक्वल नंबर ले लो, दो अलग अलग नंबर है तो क्या होगा, उसका HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जैसे कि यहां पे देख लो, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 125। क्या HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन वही है क्या? समझ में आया? तो ये जनरल कंडीशन है, सब में एप्लीकेबल है ये। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, जैसे कि ये होने के लिए हमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना, ये स्मॉलर और लार्जर चूज करने के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन के लिए किसी भी मतलब पहले प्रायर रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है। समझ में आया? देन रेशनल नंबर प्रूव करना तो मतलब आएगा ना, √2, √3, √5। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन मतलब आसान आसान शुरू करते हैं। ये लिख लिया गया, लिख लो। देखो HCF का यूज कहाँ करना है, पहले मैं थोड़ा बता देता हूं। HCF अगर तुम्हें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, किसी भी चीज को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है
तो हमें ज़्यादातर टाइम क्या होगा, HCF को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड, और एक कैसा केस होगा, अगर तुम्हें ग्रेटर नंबर ढूंढने के लिए बोलेंगे जो कि हमारा जो क्वेश्चन में गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, ग्रेटर नंबर which can divide the given number, ठीक है। और LCM कहां पे यूज होगा, अगर तुम्हें रिपीटेशन पूछा है या फिर मीटिंग, मतलब कहां पे मीट करेंगे पूछ रहा है, या फिर क्या, हाँ ये दोनों, जहां पे बार बार रिपीटेशन पूछेगा, जैसे कि 3 बेल तुम्हारे पास है, तीनों को अलग अलग टाइम में बजाया गया और कब दोनों का साउंड एक साथ मैच खाएगा, या फिर 2 लोग हैं एक सर्किल में रोटेट कर रहे हैं अलग अलग टाइम, ऐसा कौन सा टाइम है कि वो दोनों एक साथ मीट करेंगे, ऐसा सिचुएशन अगर हमारे पास है तो हमें डायरेक्ट LCM यूज करना है। क्वेश्चन समझ के भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें उतना टाइम नहीं रहेगा, इसीलिए पहले से आइडिया लगाओ कि ये अगर कंडीशन हमारे पास होगा तो हमें LCM और HCF का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक सिचुएशन, अगर हमें क्या लोएस्ट नंबर पूछ रहा है, लोएस्ट नंबर जो कि क्या गिवन नंबर को गिवन नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, लोएस्ट नंबर which is divide through और divide by given number, ये दोनों पॉइंट लिख लो ताकि तुम्हें एग्जाम में थोड़ा इजी हो जाए। फिर क्वेश्चन में उतरेंगे अभी। तो ये पॉइंट को समझने के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, देखो सुनो अच्छे से, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवीज टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। एक सर्किल है हमारे पास, ठीक है, 2 लोग हैं, एक क्या है प्रिया और एक रवि, तो प्रिया को कितना टाइम लग रहा है इसको मतलब रोटेट करने के लिए, 18 मिनट, ठीक है, सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही साथ वो स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या दोनों एक ही साथ फिनिश करेंगे क्या, बताओ, दोनों एक साथ फिनिश कर सकते हैं क्या, कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये तो 18 मिनट लग रहा है, मतलब ये स्लो जा रहा है ना, ज्यादा टाइम मतलब स्लो जा रहे हैं हम, और इसको कम टाइम लग रहा है, इट मींस ये फर्स्ट जा रहा है, तो रवि सबसे पहले अपना फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा, एक राउंड घूम के पहले आएगा, उसके बाद प्रिया क्रॉस करेगा, है कि नहीं। सिचुएशन समझ में आया, क्या बोल रहा है, सिचुएशन समझ में आया, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में और एक बार मीट होंगे, वो पूछ रहा है। तो क्या यूज करेंगे यहां पे बताओ, ऑब्वियसली एलसीएम, है कि नहीं। कैसे निकालेंगे 18 का एलसीएम, क्या होगा, ऐसे निकालो, 18 का कैसे करेंगे, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1, इट मीन्स 18 को हम 2 देन इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1, और क्या है हमारे पास 12 है, 12 का 2 6 जा 3 2 जा एंड 2 1, देन 12 को हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 1 इंटू 1 का 1 लिख सकते हैं। तो एलसीएम हमें चाहिए ना, ये क्या पूछ रहा है, मीटिंग पूछ रहा है या फिर मिड पॉइंट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों में से सबसे हाईएस्ट पावर क्या है,
वही हमें एलसीएम लेना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का स्क्वायर है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है। एंड 1 का हाईएस्ट पावर क्या है, जो भी हो सेम ही तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 9 = 36 मिनट। समझ में आया। तो टोटल दोनों एक साथ स्टार्ट किए थे ना, दोनों यहाँ पे P और R दोनों एक साथ स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे 0 मिनट पे स्टार्ट किए थे। तो आफ्टर 36 मिनट जितना भी वो दोनों घूम के आए, आफ्टर 36 मिनट क्या हो जाएंगे, यहीं पे फिर एक बार वो मीट करेंगे। कैसे यूज करना है कॉन्सेप्ट को समझ में आया क्या, समझ में आया अभी? ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन में चलेंगे। ओके, फिर इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन में उतरेंगे फिर। ठीक है, लिखो P = x² y³। P = P फॉर पैरट, P = x² y³। ठीक है, देन Q = x × y⁴ एंड R = Q = x × y⁴, सिर्फ y का पावर। समझ में नहीं आ रहा है? अरे ठीक है, देखो P = हमारे पास क्या बोला मैंने, x² y³। Q = क्या है हमारे पास, x y⁴ एंड R = हमारे पास क्या है, x5 y², x⁵ y², ऐसा है। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मुझे HCF एंड LCM निकाल के दो। इसका मुझे HCF एंड LCM निकाल के बताओ। सेम प्रोसेस है, कंफ्यूज मत हो, सेम प्रोसेस है। ये क्वेश्चन लिख चुके थे ना, ये 12 और 18 वाला, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो ये सॉल्व करके बताओ अभी। PQR का वैल्यू, मतलब तुम्हें वैल्यू दे रखा है, HCF एंड LCM पूछ रहा है, वही सेम प्रोसेस है। वाह, कल परसों भी क्लास होगा, हाँ? ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं नहीं रहूँगा तो नहीं हुआ, नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे, अप्रैल 13। तो नेक्स्ट 2 दिन में क्लास हो जाएगा, फिजिक्स शुरू करेंगे कल से हम। ठीक है, हुआ कितना, HCF एंड LCM? सही है, नहीं निकला क्या? दिमाग लगाओ। अरे मल्टीप्लाई दे रखा है तुम्हें, यहां पे फैक्टराइज की फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें 12 का निकालना है फैक्टराइजेशन, क्या लिखते हैं इसको हम, 2 × 3 × 2 करेंगे ना, और इसको 2 का स्क्वायर × 3 लिखेंगे कि नहीं? यहां पे तो डायरेक्ट गिवन है ना, वही है। P = हमें x² y³ गिवन है, क्या हम इसको x² × y³ नहीं लिख सकते क्या? देखो P की जगह पे 12 ले लो, x की जगह पे 2 ले लो, y की जगह पे 3 ले लो, वही सेम तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ये तो ज्यादा इजी है, सिर्फ 12 के 12 अगर दे रखा होता है तो हमें ऐसा निकालना रहता है, यहां पे तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। समझ में आया? फिर क्या है तुम्हारे पास, Q कितना रखा है, x y4, इट मीन्स इसको क्या x × y⁴ लिख सकते हैं, बिल्कुल। देन R = कितना दे रखा है, x⁵ × y⁴ मुझे बताओ HCF एंड LCM अभी, टेल मी।
HCF में क्या करेंगे, ज्यादा वाला पावर या फिर कम वाला पावर, स्मॉल पावर लेते हैं। तो मुझे बताओ x का सबसे कम वाला पावर कहां पे है, इन तीनों में से q में है, तो x। y का सबसे कम वाला पावर r में है, y स्क्वायर हो गया। समझ में आया। देन एलसीएम में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर चूज करेंगे तीनों में से। हाईएस्ट पावर कौन सा है, x के पावर 5 है, एक्स स्क्वायर कैसे हाईएस्ट हो गया, x के पावर 5 हाईएस्ट होगा ना। अच्छा ठीक है, तो y का पावर कौन सा हाईएस्ट है, तीनों में से 4, तो y के पावर 4। इट मीन्स यहाँ पे हो गया x y स्क्वायर एंड यहाँ पे x5 y 4 हो गया। समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। यहां पे अगर तुम्हें पूछेगा कि प्रूव दैट HCF of P Q R into LCM of P Q R इक्वल टू P इंटू Q इंटू R, क्या प्रूव कर सकते हो क्या, सॉरी हाँ, इच नॉट इक्वल टू, सॉरी इच नॉट इक्वल टू पी क्यू आर। कैसे प्रूव करेंगे हम, मैंने बताया था ना 2 नंबर के लिए बस ये एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे 3 नंबर हो गया तो इक्वल होगा क्या, नहीं होगा ना, तो वही प्रूव करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, क्या हमें HCF पता है क्या तीनों का, क्या हमें LCM पता है क्या तीनों का, क्या P का वैल्यू हमें पता है, Q का वैल्यू हमें पता है और R का वैल्यू हमें पता है। बस दोनों में दोनों जगह पुट करो वैल्यू एंड क्या इक्वल, दोनों साइड LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि अन इक्वल आ रहा है मुझे बताओ। समझ में आया ना। लेफ्ट हैंड साइड में इसका वैल्यू पुट करो एंड राइट हैंड साइड में PQR का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करो एंड मुझे बताओ दोनों साइड का वैल्यू सेम आ रहा है कि दोनों साइड का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। ट्राई करो। ये HCF LCM कैसे निकला समझ में आया ना, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया, कैसे 6 आना चाहिए ना, पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 5 + 1 6, 4 + 2 6। राइट हैंड साइड में कितना आएगा बताओ, आया, राइट हैंड साइड का आया क्या, PQR का मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना, 9 या 8 वो भी वही भी 8 होगा ना, 9 है क्या, अच्छा हाँ ठीक है सॉरी, यहाँ पे y स्क्वायर है। समझेगी नहीं मुझे बताओ, निकला, ठीक है। तुम दोनों का हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे क्या करना है, HCF में क्या रखना है, x y स्क्वायर इंटू एक्स का पावर y 4।
तो इक्वल बेस पे क्या होता है, उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, x का पावर 6 एंड y का पावर 6। दिस साइड क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड क्यू की जगह पे x y4 इंटू एक्स 5y²। ठीक है ना। तो x का पावर देखो 2 + 1 + 5 कितना हुआ, 8। तो x का पावर 8 हो गया। y का पावर देखो 3 + 4 7 + 2 कितना 9। तो y का पावर 9। क्या दोनों के साइड इक्वल हुआ, क्या नहीं हुआ ना, बस प्रूफ हो गया। इतना ही करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसेशन रीजनिंग जो आता है, ठीक है। तो तुम्हारा दे रखा है एसेशन कि लेट x एंड y आर टू ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, क्या दे रखा है, x एंड y टू ऑड प्राइम नंबर दे रखा है एंड उसका नहीं आता है केस बेस में। देन एलसीएम में, ये तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम में क्या पूछ रखा है वो, एलसीएम 2x 4y इक्वल टू क्या दे रखा है तुम्हें, 4xy। और रीजन में क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ xy इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ ऑफ xy। एलसीएम ऑफ xy इज मल्टीपल ऑफ HCF ऑफ XY। क्वेश्चन समझे कि नहीं मुझे बताओ पहले, बाद में सॉल्व करना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ये तुम्हारे पास एसेशन है, ये रीजन है। तो ये ऑप्शन क्या पूछेगा, आइदर दोनों ट्रू है क्या। ऐसा क्वेश्चन किए थे क्या पहले, नाइन्थ में था तुम्हारा, नहीं था। चलो ठीक है, कोई नहीं, नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इस तरीके का क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, एमसीक्यूज में आएगा तुम्हारा। ठीक है, एमसीक्यूज में क्या पूछेंगे, क्या दोनों सही है क्या, ठीक है, या फिर क्या दोनों गलत है, या फिर क्या एसेशन सही है और ये गलत है, या फिर क्या रीजनिंग गलत है और एसेशन सही है। चार ऑप्शन हो गया ना। फर्स्ट क्या है, एसेशन एंड रीजन क्या सेम, मतलब सही है क्या, दोनों ट्रू है क्या, चेक करना है। ऑप्शन बी में क्या होगा, दोनों गलत है क्या, ये चेक करना है। ऑप्शन सी में क्या होगा, क्या सिर्फ ये पहला वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। और डी में क्या होगा, क्या क्या सेकंड वाला सही है एंड पहला वाला गलत है। चार ऑप्शन समझ में आया ना, ये तुम्हारे ऑप्शन में होगा। लेकिन यहां पे मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, बस मुझे बताओ दोनों जो सेंटेंस है दोनों सही है कि किसी एक गलत है, मुझे बताओ। 2x एंड 4y, इसका मुझे एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही होगा, समझ में आया ना। 2x मतलब 2 इंटू एक्स, 4y मतलब 4 इंटू वाई, उसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए दोनों में हमारा नंबर सेम होना चाहिए, है कि नहीं। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए करो, वरना मैं बताऊंगा, ट्राई करो एक बार। ट्राई करो, होगा। क्या दोनों ट्रू है क्या, या फिर कोई एक फॉल्स है क्या, बताओ कि दोनों ही फॉल्स है।
हुआ क्या, कोई एक नहीं हुआ? एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले एसएसएन में चलते हैं, ठीक है। चलो पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ये सेंटेंस देखते हैं, क्या बोल रखा है, x एंड y आर टू ऑड प्राइम नंबर दे रखा है एंड एलसीएम ऑफ 2x एंड 4y इक्वल टू 4xy दे रखा है, ठीक है। तो चलो 2x का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या क्या आएगा, क्या 2 इंटू एक्स आएगा क्या? ऐसे लिख सकते हैं ना 2x को, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो 4y को क्या लिख सकते हैं, क्या 4 इंटू वाई लिख सकते हैं? अभी हमें एलसीएम के लिए पावर बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, मुझे बताओ। ऑब्वियसली बड़ा चाहिए, तो यहां पे हम 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या इस वाले सेंटेंस, इस वाले लाइन में क्या x है क्या हमारे पास? ये नीचे वाले लाइन में x है हमारे पास, बताओ, नहीं है ना। तो क्या इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 0 तो 1 ही होता है ना, तो लिख सकते हैं। क्या ऊपर हमारे पास y है क्या हमारे पास? नहीं है, तो y के पावर 0। हमें पहले ये जो नंबर है इसको हमें दोनों में इक्वल करना रहता है, ये तो पता है ना प्रोसेस, ठीक है। देन जाके अभी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं। चलो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। चलो y का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है y का हाईएस्ट पावर। x का हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में से 1 है यहाँ पे। तो टोटल हमारा कितना निकल के आया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और x का पावर y का पावर 1 y होता है, x का पावर 1 x ही होगा। तो क्या 4xy लिख सकते हैं क्या, समझे? इट मीन्स ये पहला वाला सेंटेंस हमारा क्या है, ट्रू है, चेक किया हमने। अभी सेकंड में चलते हैं, सेकंड एक बार ट्राई करो, एक्स वाई का निकालो। अभी एक्स वाई का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो। कैसे निकालेंगे एक्स वाई का, वहां पे 2x 2y दिया था। अभी एक्स एंड वाई का, एक्स और वाई दे रखा है, बताओ। इसका हमें एचसीएफ चाहिए एंड एलसीएम चाहिए, तभी ना हमें पता चलेगा मल्टीपल कौन है और फैक्टर कौन है। कैसे करेंगे, स्टेप बताओ पहले, क्या करेंगे? ये दो नंबर है ना हमारे पास, x एंड y। क्या x के साथ y है क्या हमारे पास? x के साथ y है, x के साथ y है क्या यहाँ पे? नहीं है। हमें लेना पड़ेगा कैसे, y के पावर 0 करके। तो मल्टीप्लाई करो y के पावर 0। क्या y के साथ हमारे पास x था क्या? नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, x के पावर 0। चलो एचसीएफ, हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर लेते हैं। बताओ दोनों में से x का लोएस्ट पावर कहां पे है, 0 है, x का पावर 0। y का दोनों में से लोएस्ट पावर कहां पे है, 0, y के पावर 0। क्या x के पावर 0 मीन्स 1 होता है एंड y के पावर 0 मीन्स 1 होता है क्या? तो टोटल हमारा एचसीएफ क्या 1 निकल के आया क्या, समझ में आया ना। अभी एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट की लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर लेंगे एलसीएम के लिए। एक्स का दोनों में से हाईएस्ट पावर कहां पे है, x के पावर 1 है। y का दोनों में से हाईएस्ट पावर कहां पे है, y के पावर 1 है, इंटू y। तो क्या ये एक्स वाई निकल के आया क्या? अभी सेंटेंस में उतरते हैं, क्या बोल रखा है, एलसीएम ईच मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। सेंटेंस को समझो, एलसीएम ईच मल्टीपल ऑफ एलसीएफ। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। देखो यहां पे अगर एलसीएम इज मल्टीपल एचसीएम, मतलब एचसीएफ का मल्टीपल कौन है, एलसीएम है बोल रहा है ये, हम चेक करेंगे। यहां पे सेंटेंस बोल रखा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमें चेक करना है। तो सपोज मैं बोल रहा हूं कि यहां पे 25 इज मल्टीपल ऑफ
5। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना। 25 क्या 5 का मल्टीपल नहीं है क्या? कैसे पता चला? जब हम 25/5 कर रहे हैं तो हमें फुल्ली डिविजिबल मिल रहा है, मतलब डिवाइड होके मिल रहा है, जिसका रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। इसी वजह से तो हम हो पाए ना। तो यहां पे 25 की जगह पे एलसीएम लिख दो एंड 5 की जगह पे एचसीएफ लिख लो। इट मींस क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या एलसीएम बाय एचसीएफ हमें पूरा डिविजिबल होके 0 रिमाइंडर दे रहा है क्या? चेक करेंगे। एलसीएम कितना निकला है? XY। एचसीएफ कितना निकला है? 1 निकला है। तो क्या ये डिविजिबल नहीं होगा क्या? 1 के साथ तो सब डिविजिबल है। चीजों को समझो, समझे कि नहीं मुझे बताओ, किसी को दिक्कत है क्या? तो इट मींस क्या ये सेंटेंस गलत है कि सही है? ट्रू है ना। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। लेकिन वहां पे क्या पूछेंगे, क्या ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? क्या ये जो रीजन हमारे पास है इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? इन दोनों का कुछ काम मतलब कुछ दोनों का रिलेशन कुछ बन रहा है क्या? कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पे अलग कॉन्सेप्ट दे रखा है और यहां पे अलग। यहां पे सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए बोला है, लेकिन यहां पे एलसीएम एंड एचसीएफ का बीच का रिलेशन दे रखा है। तो दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो इस केस में एक ऑप्शन चूज करना रहता है। क्या रहता है? बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू बट not the correct explanation of assertion, but reason is not the correct explanation of assertion, क्योंकि दोनों irrelevant है, दोनों कहीं से भी रिलेवेंस नहीं लग रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? बताओ। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस ना हमेशा मतलब एप्लीकेबल है, याद रखो। कभी भी तुम्हें एमसीक्यू में पूछ देगा। यहां पे तो एसेशन रीजन में आया था, लेकिन तुम्हें क्या पूछेगा? एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ पूछा है यहां पे। तो इसको अगर उल्टा करके देखेंगे, क्या HCF इच फैक्टर ऑफ एलसीएम लिख सकते हैं क्या? सोचो, शांति से सोचो एक बार। अगर एलसीएम इच मल्टीपल ऑफ HCF हो रहा है, इसको अगर रिवर्स वे में लिखेंगे, क्या HCF इच फैक्टर ऑफ एलसीएम लिख सकते हैं? लाइक हियर, यहां पे हम क्या 5 इच फैक्टर ऑफ 25 लिख सकते हैं क्या? लिख रहे हैं ना। तो यहां पे HCF इच फैक्टर ऑफ एलसीएम लिख सकते हैं कि नहीं? दो सेंटेंस लिखो। पहले ये सेंटेंस लिखो मार्क करके कहीं पे, और इसका उल्टा भी लिखो। ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। ये तुम्हारे क्वेश्चन में आ गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कहीं पे भी कितना भी नंबर ले लो, ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर जितना ले लो, सबका एलसीएम एंड HCF का बीच का रिलेशन यही हमेशा बनेगा। ठीक है, तो मार्क करके लिखो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। याद रखने की कोशिश मत करो, चीजों को समझो। देखो, सेंटेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, लेकिन तुम उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करोगे? ऐसे मैंने कैसे किया, एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लिया और इस सेंटेंस में पुट कर दिया। अभी क्लियर है ना? पिक्चर क्लियर हो गया पूरा। एग्जाम में भी तुम्हें वही करना है। अगर तुम्हें एग्जाम हॉल में तुम्हें समझ में आ रहा है कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकेस अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, तुम्हें सबसे बेस्ट है ये एग्जाम्पल लेके समझ लेना है वहीं पे। समझ में आया ना? ठीक है, चलो। तो ये सेंटेंस लिखा, इसका रिवर्स वाला लिखा ना, HCF इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। क्लियर है अभी? ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन ये पूरा लिख दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर से यही एलसीएम HCF में ही खेलेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो दूसरे तरीके का। मतलब बुक में है तुम्हारा 7 × 11 × 13 + 13। इसको प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है।
बताओ, इसको प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या है पहले समझो उसको। कंपोजिट नंबर क्या है मुझे बताओ, कल पढ़े थे। दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका दो फैक्टर होता है, जो कि 1 एंड खुद ही होता है। और को प्राइम क्या होता है, एक ही फैक्टर जो 1 होता है। क्लियर है पिक्चर। चलो, कंपोजिट नंबर मतलब वो हमारा दो से ज्यादा फैक्टर निकलना चाहिए। चलो ट्राई करो एक बार। चैप्टर इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट है कि मॉडरेट है, बताओ। प्रैक्टिस करना, अभी थोड़ा मॉडरेट लग रहा होगा। हुआ, कंपोजिट प्रूव हुआ, कैसे गया बताओ। 15 कॉमन जाएगा और 7 इंटू 11, हाँ। तो 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 77 प्लस 1 78 इंटू 13 हो जाएगा। समझे कि नहीं मुझे बताओ। देखो, हमेशा याद रखना, जहां पे भी हमारे पास एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन होगा ना, वहां से टर्म का एंडिंग होता है। जैसे कि यहां पे कितना टर्म है हमारे पास, यहां पे टोटल कितना टर्म है, दो टर्म है, क्योंकि एक ही प्लस है। ये मल्टीप्लाई कभी भी अलग नहीं कर सकता किसी नंबर को। लाइक हम क्या करते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, ये एक ही टर्म है कि दो टर्म है मुझे बताओ। क्या एक्स प्लस वाई एक टर्म है कि दो टर्म है मुझे बताओ। समझ में आया ना। तो यहां पे यहां से यहां तक एक टर्म है, यहां से यहां तक एक टर्म है। क्लियर है इतना, ठीक। तो अभी यहां पे क्या करेंगे, दोनों में से हम 13 को कॉमन ले लिया। 7 इंटू 11 प्लस 1 देन हो गया 77 प्लस 1 देन हो गया 13 इंटू 78। समझ में आया। इसको तुम ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 13 इंटू 11 करोगे, 11 के साथ फिर 7 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। इसीलिए बेस्ट होगा 13 को तुम मल्टीप्लाई सॉरी कॉमन ले लो। ओके, देन ये कॉम्पोजिट नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा, एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होने पे एक नंबर निकलेगा क्या, मल्टीप्लाई होने पे दो एक नंबर निकलेगा जरूर। ठीक है, तो चलो हम इस नंबर को p मान लेते हैं। देखो फिलहाल हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उतना मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं स्मॉल नंबर p मान लिया समझाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कितना है, p है। ठीक है, चलो। तो मुझे बताओ, ये जो टोटल नंबर है इसका फैक्टर क्या क्या होगा, क्या 1 फैक्टर होगा, क्या होगा ना, क्या p फैक्टर होगा, क्या p क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या खुद का फैक्टर नहीं होता है क्या, जैसे कि लाइक 12 का ही फैक्टर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जो नंबर निकल रहा है वो खुद ही का फैक्टर नहीं होगा क्या। तो दो फैक्टर तो हमें मिल गए, और दो फैक्टर चाहिए, या फिर और एक एटलीस्ट एक फैक्टर चाहिए कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए। तो क्या ये 13 के साथ डिविजिबल नहीं होगा क्या, बताओ। यहां पे अगर 13 इंटू 78 बाय 13 करेंगे, 13 कैंसल आउट हो गया, 78 कैंसल आउट हो गया ना, तो रिमाइंडर 0 बचा कि नहीं। इट मींस क्या 13 भी एक फैक्टर बना हमारे पास, अरे नहीं होगा क्या, 13 कैंसल आउट हुआ ना, और यहां पे 78 बचा, तो कैसे नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया देखो, जैसे कि 4 इंटू 2 हमारे पास है, तो क्या डिवाइड बाय 4 करने से 4 कैंसल आउट होकर 2 बच रहा है, या फिर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 4 इंटू 2 कितना होगा, 4 इंटू 2 8,
क्या 8/4 हमारा 2, इट मीन्स क्या टोटल इसका मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर 4 हो रहा है क्या? क्या ये मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर 2 भी आएगा क्या? 2 कैंसल आउट, 4 बचा। तो इसी तरीके से यहां पे क्या 13 भी होगा और क्या यहां पे 78 भी एक फैक्टर होगा क्या? बताओ, समझ में आया क्या? अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों इसका फैक्टर ही तो है ना, अभी समझे ना? तो यहां पे टोटल कितना फैक्टर आया है? 4। इट मीन्स वो क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। अगर ये दोनों मिडिल वाले नहीं आते, 1 और p आता, तो क्या होता, वो एक प्राइम नंबर आता। अगर ये तीनों नहीं आता, एक ही आता, तो क्या होता, वो को प्राइम नंबर आएगा। फिर वो समझ में आया ना? याद है कि नहीं? को प्राइम नंबर पेयर में आता है, मैंने बस बता दिया, ठीक है ना? चलो और एक का निकालो, लिखो 7 इंटू 6 इंटू 5, मतलब 7 to 1 तक मल्टीप्लाई करके लिखो, 7 to 1 तक। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है तुम्हारे, हाँ बुक में, प्लस 5। सॉल्व करो। सेवन टू 1 जाए, लिखो पहले, उसके बाद प्लस में 5 लिखो। समझ में आया ना? 7 से 1 तक लिखो, उसके बाद प्लस 5। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो कंफ्यूजन मत हो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या ये कंपोजिट नंबर है? बताओ। ये अगर प्रूफ हो गया तो और एक करना, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। चेक करो, चेक करो जल्दी। फिर चलेंगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में। आज जाके एक्सरसाइज करना है, ठीक है? एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है। वो केमिस्ट्री का एक्सरसाइज हुआ था, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना, ठीक है? अभी एक्सरसाइज एंड प्रीवियस और क्वेश्चन एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करो, ठीक है? ज़्यादा उधर इधर उधर के क्वेश्चन में फोकस मत करो, अभी बस कॉन्सेप्ट में ध्यान दो। एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो फिर जितना क्वेश्चन सामने आएगा तुम आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो। नहीं होगा क्या सॉल्व ये? हुआ? बताओ कैसे? बोथ साइड से 5 मल्टीप्लाई ले लेंगे, सॉरी 5 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई यहां से 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 नहीं लिखता हूं मैं, प्लस 1 कर देते हैं। वही तो होता है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे भी। तो इसका मल्टीप्लाई कितना निकला मुझे बताओ, कितना आया? 5045 से मल्टीप्लाई, ये ऐड करने के बाद बोल रहे हो ना? 1 ऐड करने के बाद बोले ना? हाँ बस फिर सही है। और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में आएगा, तो इनका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा, 5045 होगा, एंड और एक क्या 5 इंटू 5045 होगा। टोटल 4 फैक्टर हो गया, है कि नहीं? ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम 7 को कॉमन लेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 1, यहाँ पे कितना होगा 16। तो इसका फैक्टर क्या क्या आएगा? 7 आएगा। पहले तो 1 ले लेते हैं, देन 7 आएगा, देन 16 आएगा, देन 7 इंटू 16 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर है? ठीक है। चलो, कोई दिक्कत है तो ये क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना?
चलो एक क्वेश्चन सुनो पहले। 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 मिनट। 3 बेल है जो कि 6 मिनट का इंटरवल, 12 मिनट का इंटरवल एंड 18 मिनट के इंटरवल में वो बज रहा है। ठीक है, लाइक ए बी सी अगर 3 बेल है तो ए नंबर बेल आफ्टर 6 मिनट बज रहा है एंड बी नंबर बेल आफ्टर 12 मिनट बज रहा है और सी नंबर बेल आफ्टर 18 मिनट बज रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ ऑल द 3 बेल्स रिंग एट 6 AM, सुबह के 6 बजे अगर बजा हुआ है तीनों बेल, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, कब वो तीनों एक साथ बचेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, निकालो। क्या क्या टाइम था, 6, 12, 18। तुम निकालो, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूं ताकि तुम्हें इजी हो जाए। तुम पहले निकालो। 2023। ring together again। क्वेश्चन समझे कि नहीं, समझ में आया ना। बताओ एलसीएम कितना होगा। एलसीएम 36 आएगा। कैसे, 6 का करेंगे 2 3 ज़ा 3 1, देन 12 का 2 6 2 3 3 1, 18 का 2 9 3 3 एंड 3 1। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 के लिए 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। तीनों में से 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 2 का स्क्वायर है एंड 3 का हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा 36 हो गया। तो ये 36 का यूनिट क्या होगा, मिनट में आएगा, सेकंड में आएगा, आवर में आएगा, किस में आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, और ये 36 मिनट यहां पे क्या बोल रहा है, 6 बजे बजा था तो देन व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, मतलब कब वो अगेन एक साथ बजेंगे। कितना बजा होगा उस टाइम बताओ। 6:36 बजा होगा। समझ में आया। अगर ये टाइम नहीं देता तो सिर्फ हम बोलते हैं कि आफ्टर 36 मिनट, जैसे कि हमने वो प्रिया और जो ऋषभ के टाइम में किया था, उसमें कुछ स्टार्टिंग का टाइम नहीं दिया था तो हमने 0 मान लिया था, है कि नहीं। तो इसी वजह से आफ्टर 36 मिनट वो मीट करेंगे बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या एक शुरू का टाइम दे रखा है 6 AM करके, तो अभी क्या हो जाएगा टोटल कब वो तीनों एक साथ बचेंगे 6:36 AM में। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। कब बचेंगे ये 6:36 AM में। समझ में आया ना कैसे यूज हुआ एलसीएम का। चलो अभी हमारे पास 4 बेल है, सेम क्वेश्चन है, 4 बेल है, 4 7 12 14 टाइम का इंटरवल दे रखा है। लिखो 4 4 7 12 14 सेकेंड। ठीक है, और शुरू हुआ है 12 o'clock को, 12 बजे।
व्हेन विल दिस नेक्स्ट रिंग टुगेदर, कब वो चारों आफ्टर 12 अगर 12 ओ क्लॉक को शुरू हुआ है देन कितने टाइम के बाद वो चारों फिर एक साथ बजेंगे? तो 4 7 उसका 4 7 12 14। क्या निकालना है, एलसीएम की एचसीएफ? एलसीएम सेम टाइम बजेगा ना, लिखा था कि नहीं कॉन्सेप्ट में? सेवन ट्वेल्व सॉरी 4 7 12 14 का एलसीएम निकालो। 4 7 12 14, 4 7 12 14 का एलसीएम निकालो। निकाल सकते हो ना? निकालो। 78 निकला। ट्राई करो, 84 होगा शायद। 84 है ना? हाँ चेक, मल्टीप्लाई देखो। हाँ 84 होगा। 84 क्या है, सेकंड है कि मिनट है? 84 सेकंड है। तो हमें क्या 12 बजे पहले टाइम में बजा था, ठीक है, तो सेकंड में तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना मिनट होगा 84 सेकंड को? 1 मिनट 24 सेकंड। इट मीन्स जब और एक बार चारों कब मिलके बजेंगे? 12 बजे शुरू हुआ था, अभी कब मतलब टाइम निकाला कि 84 सेकंड, जो कि हो रहा है 1 मिनट 24 सेकंड, है कि नहीं? तो कब वो दोनों सॉरी वो चारों फिर एक साथ बजेंगे? 12 ओ क्लॉक 1 मिनट 24 सेकंड में। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ? अगर टाइम ना देता तो बस हम 1 मिनट 24 सेकंड बोलते, ठीक है। चलो, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन में ऐड करते हैं। ये तो क्या सेम रिंग होंगे कब? 12 ओ क्लॉक 1 मिनट 24 सेकंड में वो बजेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट ऐड करेंगे कि नेक्स्ट 14 मिनट्स में, सुनो अच्छे से, नेक्स्ट 14 मिनट्स में वो कितने बार साइमल्टेनियसली बज रहे होंगे। क्वेश्चन को समझो। ये जो 84 निकला हमारे पास, हमारा जो एलसीएम निकला था कितना? 84 सेकंड निकला था ना। इट मींस इस 84 जो 12 बजे बजा था, आफ्टर 84 सेकंड क्या हुआ? एक बार बजा ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 12 बजे बजा है, 12 से 14 मिनट बाद, 12 से 14 मिनट बाद वो कितने बार बजा होगा? एक साथ कितने बार बजे होंगे वो लोग चारों? कैसे बताएंगे बताओ? 84 सेकंड में कितने बार बज रहा है? चारों मिलके 84 सेकंड में कितने बार बज रहे हैं? फर्स्ट टाइम ही तो बज रहा है ना, यही तो निकला हमने, है कि नहीं? बजाओ। तो मुझे ये तुम्हें पता है क्या, एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपये होता है, तो 10 चॉकलेट का प्राइस कितना होता है? 50 रुपीज होगा। इतना पता है ना? यही कॉन्सेप्ट है। देखो, एक बार बेल बजने के लिए कितना टाइम लगा? 84 सेकंड। तो एक सेकंड में कितने बार बजा होगा मुझे बताओ? क्या 1/84 नहीं होगा क्या? तो हमें कितना सेकंड पूछा है? 24 मिनट्स। 24 मिनट्स इक्वल टू कितना सेकंड? 24 इंटू, बताओ, एक मिनट में कितना सेकंड होता है?
60, तो 24 मिनट में 24 इंटू 60। तो अगर एक सेकंड में इतना टाइम बज रहा है तो 14 इंटू 60 सेकेंड में कितना बार बजेगा मुझे बताओ। समझे कि नहीं मुझे बताओ, क्वेश्चन नहीं समझे क्या? क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या है बताओ, दिक्कत क्या है? तो आंसर बताओ कितना होगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं तुम्हें, क्योंकि अभी तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जहां पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। रिपीटेड क्वेश्चन आएगा लेकिन थोड़ा उसको मॉडिफाई करके। बताओ कितने टाइम? 6 टाइम्स। क्यों ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना निकला हमारे पास? 14 इंटू 6, बताओ 84, 840। तो एक सेकंड को अगर इतना है, इतना सेकंड को 840 बाय 84, तो कितना आएगा? 10। 840 है ना, 84 होता तो डिवाइड बाय 84 होता तो 1 आता। ठीक है, समझे कि नहीं मुझे बताओ, समझ में आया? दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहां पे अगर मैं थोड़ा लिख देता हूं, फिर भी अगर समझ में आया है, फिर भी क्या होगा, यहां पे एक सेकंड में हमारा कितना टाइम बज रहा है? 1/84 टाइम्स बज रहा है ना बेल। तो हमें कितना निकाला है? 14 इंटू 60 सेकेंड में कितना बज रहा है? तो 14 इंटू 60/84 टाइम्स हो जाएगा। एंड 14 इंटू 60 क्या होता है? 840/84, जो कि बज गया हमारा 10 टाइम्स। समझ में आया? चलो, ये अगर समझ में आया तो मुझे बताओ, जो प्रिया और ऋषभ वाले क्वेश्चन किए थे वो निकालो एक बार। प्रिया और ऋषभ वाले जो क्वेश्चन किए थे वो निकालो एक बार, जो सर्किल में घूम रहे थे। वो मुझे बताओ, आफ्टर 1.5 आवर वो कितने बार मीट कर चुके होंगे? आफ्टर 1.5 आवर। नहीं मिला क्या प्रिया और ऋषभ वाला क्वेश्चन? अरे अभी तो किया हमने, सर्किल नहीं ड्रॉ किए थे क्या? मिला, ठीक है। तो अभी बताओ, उसमें से एलसीएम कितना निकला था? 36। तो मुझे बताओ, आफ्टर 1.5 आवर, आफ्टर 1.5 आवर वो कितने बार मीट कर चुके होंगे? सेम क्वेश्चन है, समझे कि नहीं क्वेश्चन? आफ्टर 1.5 आवर वो कितने टाइम मीट कर चुके होंगे? कितने बार? एलसीएम तो निकाल चुके हैं ना, 2, 4। कैसे निकाले बताओ? 1.5 इंटू 60, तो उससे क्या मिलेगा हमें? मिनट्स मिल गया। तो 36 मिनट्स में एक बार मिल रहे थे वो लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वो लोग क्या कर रहे थे? 36 मिनट्स में 1 टाइम मीट कर रहे थे। इट मीन्स 1 मिनट में 1/36 टाइम्स करेंगे वो लोग, है कि नहीं? इट मीन्स हमें क्या बोल रखा है? 1.5 आवर। एक 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट। 1.5 आवर में 1.5 इंटू 60, तो 1.5 इंटू 60 मिनट में कितना वो मीट करेंगे? 1.5 इंटू 60/36 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स 1.5 इंटू 60 मतलब यहाँ का 10 और यहाँ का 0 हम कैंसल आउट कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1.5 मतलब क्या? 15/10 नहीं है क्या? 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं ना। अगर ये 15/10 हुआ, 15/10 इंटू 60, 0 0 कैंसल आउट कर सकते हैं कि नहीं? एंड 15 इंटू 6 कितना होता है? 15 इंटू 6 90। तो 90/36 कितना होगा?
यहाँ पे 10, यहाँ पे 4 एंड 5 एंड 2, इट मीन्स कितने बार मीट करेंगे वो लोग? राउंड फिगर तो नहीं आएगा, ये कितना होगा? ये मल्टीप्लाई करने पे 2.5 टाइम्स हो जाएंगे। लेकिन यहां पे 2.5 टाइम्स लिखना क्या सही है क्या? बताओ। तो क्या लिखेंगे हम? 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, अप्रोक्स नहीं। देखो, हम आधा टाइम किसको मिल सकते हैं क्या? बॉडी का आधा पार्ट मिला हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मिलेंगे तो पूरा मिलेंगे ना, टाइम्स। तो यहां पे ऐसा अगर आएगा ना, तुम्हें 2 ही लेना होगा, 3 नहीं ले सकते, क्योंकि एटलीस्ट तुम 2 बार मिल चुके हो। 0.5 आया है कैलकुलेशन में, लेकिन एटलीस्ट तुम 2 बार मिल चुके हो, ठीक है ना? तो इस ऐसे केस में हमें अगर आ गया आंसर, अभी तो मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया था इसलिए 2.5 आया है, तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ गया ना, तो दिमाग लगाना है हमें। कभी भी जो बेल बजा है, कभी भी 2.5 टाइम्स साइमल्टेनियसली बजेगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? हमेशा राउंड फिगर होना चाहिए ना, तो सबसे कम वाला राउंड फिगर लेंगे। जैसे कि यहां पे 2.5 की जगह पे हमें 2 लेना सही होगा सबसे। ये कैसे सॉल्व हुआ, समझ में आया ना? ठीक है, तुम्हारा कैलकुलेशन गलत हुआ था शायद। हाँ। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, खुद से करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है तो यहां पे सब कुछ करवा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर सब कुछ मैंने करवा दिया तो तुम करोगे क्या? फिर सिर्फ रट्टा मारना काम बच जाएगा। इसी वजह से खुद से ट्राई करना है, ठीक है? चलो एक एचसीएफ वाला क्वेश्चन करते हैं। आ गया। क्वेश्चन में दिया है कि इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3600, दो नंबर का एलसीएम दे रखा है 3600, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन एचसीएफ बोल रखा है। समझ में आया? इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर लाइक दे रखा है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है टू नंबर्स का एलसीएम दे रखा है कितना? 3600, और 4 ऑप्शन है हमारे पास, मैं बताऊंगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या? कैन या फिर कैंट बी एचसीएफ, ठीक है? या फिर कैन नॉट भी बोल सकते हो। ऑप्शन है तुम्हारे पास 600, 500, 400, 150। 600, 400, 500 एंड 150। बताओ। कैन नॉट भी दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ना है, ठीक है ना? कैन नॉट भी दे रखा है।
कितना? 500 नहीं होगा। क्यों बताओ? क्यों नहीं होगा? बताओ, आंसर निकाले हो मतलब कुछ तो सोच के निकाला होगा, बताओ। इट मीन्स वो कॉन्सेप्ट जो एसेशन रीजन में पढ़े थे, LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF एंड HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। इट मीन्स हमें क्या चेक करना है, ये चारों में से कौन सा इसका फैक्टर नहीं है कि नहीं? क्या 600 इसका फैक्टर है? क्या हो सकता है 6 जा करके। 400 है क्या? 4 इंटू 9 करके हो जाएगा। 150 हो जाएगा क्या? बताओ 150 होगा कि नहीं? 150 होगा कि नहीं? 150 क्या 3600 का फैक्टर है क्या? बताओ बताओ, फैक्टर है? कितने में डिवाइड हो रहा है? 24 में कैंसल आउट होगा, नहीं होगा क्या? 3600 डिवाइड बाई 150, 0 को काटो, यहाँ पे कितना 15 2 जा 30 एंड 60 बचा 4, ठीक है? तो हमारा ये होगा, ये नॉट ए फैक्टर। ओके, तो कॉन्सेप्ट का यूज समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, वो होमवर्क है तुम्हारे लिए, उसको हम कल डिस्कस करेंगे और फिर फिजिक्स शुरू करेंगे, लाइट चैप्टर। थोड़ा बुक लेके आना, ताकि उसमें इमेज होता है, मैं ड्रॉ करूंगा लेकिन फिर भी बुक में थोड़ा अच्छा रहता है ना, तो इसी वजह से। अगर नहीं लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा लाने से अच्छा रहेगा। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। कहाँ गया भाई? अभी तो दिखा था, 1 मिनट। हाँ लिखो, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन। इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन A एंड सेक्शन B of class 10, ठीक है? There are 32 students in section A. There are 32 students in section A and 36 students in section B. ठीक है? Determine the minimum number of books. Determine the minimum number of books required for their class library. Required for their class library. Class library, so that they can be distributed, so that they can be distributed equally among students of section A or B. Equally distributed equally among section A, मतलब स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A और सेक्शन B। क्लियर? एक बार चेक कर लो, मैं रीड कर रहा हूं। इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन।
section A and section B of class 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A और B. सही है सब इंफॉर्मेशन? ऑप्शन लिखो, छोड़ो ऑप्शन मत लिखो, डायरेक्ट आंसर निकाल के लाना, ठीक है? चलो सॉल्व करने का ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो हम कल वैसे भी करेंगे। और इसका एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करना है।